गाइस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ अवर सीरीज ऑफ लक्ष्मीकांत 6 एडिशन। तो देख रहे हैं नेशनल इसमें इमरजेंसी और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल रूल जो हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 वीडियोस में पूरा ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इमरजेंसी प्रोविज़न स्टार्ट करते हैं। तो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ये हमारे पार्ट 18 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। और ये प्रोविज़न अनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशंस में ये इमरजेंसी लगा सकती है। और इसके पीछे रीज़न क्या है बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीन प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि सेफगार्ड करना सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है, ये ऑप्शंस में भी डाल दिया करते हैं। तो डेट्स वाई आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसका रीज़न क्या है मेंशन करने का। तो रीज़न इज़ कि सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है। और ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑल पावरफुल हो जाती है एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो टोटल कंट्रोल में चली जाती है सेंटर के, और ये कन्वर्ट कर देती है फेडरल सिस्टम को एक यूनिटरी में बिना ही फॉर्मल अमेंडमेंट किए हमारे संविधान का। और इस काइंड का ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉलिटिकल सिस्टम का है फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसे ही यूनिक फीचर कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इन दिस कंटेक्स्ट जो बी आर अम्बेडकर ने ऑब्जर्व किया कि जो सभी फेडरल सिस्टम हैं इसमें इंक्लूड है अमेरिका भी, कि अमेरिकन फेडरल सिस्टम में भी वो प्लेस करता है एक टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म कि कुछ भी सर्कमस्टेंसेज हो, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेज, ये अपनी फॉर्म और जो शेप है उसको चेंज नहीं करता। कि ये बात की जा रही है कि जो बेसिक नेचर है फेडरल स्कीम का, फेडरल सिस्टम का, एंड इट कैन नेवर बी यूनिटरी, ये बिल्कुल भी सही है। और दूसरी तरफ जब हमारा भारत का संविधान देखते हैं कि तो वो यूनिटरी भी हो सकता है और वो फेडरल भी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम और सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल टाइम्स में ये वर्क करता है एज अ फेडरल सिस्टम, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये बिल्कुल ही यूनिटरी सिस्टम की तरह वर्क करता है बिकॉज जो सेंटर है वो पूरा पावरफुल हो जाता है। उस स्टेट की सारी ही पावर्स उसके पास जल जाती है, दो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो असेसमेंट नहीं होती, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप्स की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो पहली है एज पर आर्टिकल 352 की इमरजेंसी ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन। तो आपको ये तीनों ही वर्ड समझने पड़ेंगे। वॉर उस केस में होता है जब दोनों ही कंट्री एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देते हैं कि वो अपनी जो आर्म फोर्सेज है उनका इस्तेमाल करेंगे, तो उसे वॉर बोलते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है कि जब केवल एक कंट्री अपनी जो आर्म फोर्सेज है वो यूज़ की जा रही है, जो दूसरी कंट्री वो यूज़ नहीं कर रही, इन दैट केस इसे एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। और आर्म रेबिलियन क्या होता है कि सिंपली ही इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है, कि जैसे एक रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे होता है कि कुछ लोग मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं। तो तीनों ही टर्म्स आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और इसे पॉपुलरली नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है एज पर आर्टिकल 352। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो एक्सप्रेशन यूज़ किया है वो इसके लिए यूज़ किया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। तो ये यहाँ तक आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा है आर्टिकल 356 की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर से इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे आर्टिकल 356 के अंदर डाला जाता है कि जब एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को नहीं मानती, तो हम अभी डिस्कस भी करेंगे आगे ये सभी इंडिविजुअल करके कि कैसे ये लॉफुल हो जाता है प्रेसिडेंट साहब के लिए कि एक सिचुएशन होल्ड हो गई है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और प्रॉपरली इसे पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और 2 अदर नामों से भी इसको जाना जाता है, डेट इज़ स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इमरजेंसी वर्ड यूज़ नहीं किया इस सिचुएशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कब होती है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा होता है या क्रेडिट ऑफ इंडिया को, ये आर्टिकल 360 में मेंशन है। तो हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम नेशनल इमरजेंसी देखेंगे, कैसे इसको प्रोक्लेमेशन कैसे होता है, रिवोक कैसे होती है, इसका सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे किस अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं विद फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी। अब देखते हैं ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। तो अंडर आर्टिकल 352 जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और उसका किसी भी पार्ट को खतरा होता है कि वॉर से और एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म रेबिलियन से। तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए गए कि वॉर जब होता है जब दोनों ही कंट्री फॉर्मल डिक्लेयर कर दें कि एक सिचुएशन होल्ड होगी है कि दोनों ही अपनी आर्म फोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या हो रहा है कि केवल एक कंट्री अपनी आर्म फोर्सेस का यूज़ कर रही है, दूसरी कंट्री कुछ भी नहीं कर रही है। और आर्म रेबिलियन ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जैसा आपको एक्सप्लेन किया गया। एक 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था कि कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं
तो ये तीनों कीवर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे एक नोट किया जाना चाहिए, जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो नेशनल इमरजेंसी को वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के होने से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई है कि कुछ इमीडिएट डेंजर है। और जो प्रेसिडेंट है वो ऑल्सो इशू कर सकते हैं डिफरेंट प्रोक्लेमेशन, किन किन ग्राउंड्स पे, ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबिलियन और इमीडिएट डेंजर, जो ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं तीनों ही ग्राउंड। देयर ऑफ वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशू बाय हिम, कि अगर कोई प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशू भी है उस तब भी वो दूसरा प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन जो डाला गया था, ये आर्टिकल ये अमेंडमेंट है 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से डाला गया। और जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उससे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है। तो कॉमन सेंस से ही अब जब आपको वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन कीवर्ड्स का मतलब समझ में आ चुका है कि वॉर में जो दो पार्टी हैं वो फॉर्मली डिक्लेयर करती हैं और अपनी आर्म फोर्सेस का यूज़ करती हैं, तो सिंपली ये एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल एग्रेशन में जो बाहर की कंट्री है या एक कंट्री अपनी जो आर्म फोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर रही है। तो कॉमन सेंस से आपको इतना पता चल गया है कि ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है। और जो हमने थर्ड ग्राउंड पढ़ा है आर्म रेबिलियन, ये इंटरनल इमरजेंसी का पार्ट है। नेक्स्ट है कि जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का मे बी अप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये नहीं कि ये पूरी इंडिया में ही अप्लाई होगी, ये किसी उसके एक पार्ट पे भी अप्लाई हो सकती है। तो ये प्रोविजन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का अनेबल करता है प्रेसिडेंट साहब को कि वो लिमिट कर सकते हैं ऑपरेशन नेशनल इमरजेंसी का किसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया पे। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन करता है इंटरनल डिस्टर्बेंस को एज अ थर्ड ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि जैसे हम ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं आर्म रेबिलियन, तो ये कीवर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली मेंशन किया था। ओरिजिनली जो मेंशन हुआ था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन इसकी एक वाइड कॉनोटेशन है और एक वैग एक्सप्रेशन है ये, इसलिए जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का उसने इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद आर्म रेबिलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब कोई अब पॉसिबल नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी 1975 में किया था। अब जो प्रेसिडेंट है हवे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग, कि ऐसा अब प्रोविजन है कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो नेशनल इमरजेंसी जब तक कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं आता तब तक नहीं डिक्लेयर कर सकते। दिस मीन्स कि जो इमरजेंसी है वो कैन बी डिक्लेयर ओनली कि जब जो कैबिनेट है उसका रिटर्न जो रिकमेंडेशन है वो जब तक नहीं आता, और नॉट मेरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि जैसे कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हुआ था। तो अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब केवल जो कैबिनेट है उनकी रिटर्न जो रिकमेंडेशन होती है उस पर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और 1975 में जो देन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एडवाइस किया था प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करें विदाउट कंसल्टेशन विद हर कैबिनेट। जो कैबिनेट वर्ड है वो कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म ऑफ द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वॉज मेड। तो जो उस टाइम पे जो कैबिनेट है उसको लेटर इन्फॉर्म किया गया था, और जिसे फेट अकम्पली बोलते हैं। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उसने इंट्रोड्यूस किया था ये सेफगार्ड, जिससे कि एलिमिनेट की जा सके कोई भी पॉसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की कि वो अलोन डिसीजन ले इन दिस रिगार्ड में। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने इसमें अमेंडमेंट पढ़ा है वो सबसे पढ़ा है 38 पढ़ा है, कि वो जो ऑलरेडी लगी हुई है प्रेसिडेंट साहब और भी दूसरी प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं, वो 38 से पढ़ा है। और 42nd से पढ़ा है कि लिमिट कर सकते हैं इसके पार्ट से। और पूरे ही अब आगे चैप्टर में ये जो अमेंडमेंट है 44 ही पढ़ेंगे, तो 42 और 38 हमने केवल वहीं पढ़ा है। अब 44 पूरे चैप्टर में चलेगा। अब आप कन्फ्यूजन होने की, आपको ज़्यादा याद रखना भी ज़रूरी नहीं है। और जो 38 अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, उसने डिक्लेरेशन दिया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, कि उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाता है। लेकिन ये प्रोविज़न डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। फर्दर जो मिनरल मिल केस था 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का वो चैलेंज किया जाएगा कोर्ट के अंदर, किस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, एंड डेट द डिक्लेरेशन वॉज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रेनियस और 11 फैक्ट और अब्सर्ड। तो ये बिल्कुल ही कॉमन है कि बिल्कुल ही कि अगर अननोन फैक्ट्स हैं, अब्सर्ड फैक्ट्स हैं, तो उन बेसिस पे इसको चैलेंज किया जा सकता है। ये हमारे मिनरवा मिल्स 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन था। अब देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या होता है। कि जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का वो दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, कि सपोज कीजिए कि 1 जनवरी 2019 के 2020 को ये जो इमरजेंसी है
ये डिक्लेयर होती है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू जो इमरजेंसी है दोनों हाउस द्वारा अप्रूव हो जानी चाहिए। ओरिजिनली जो पीरियड था अलाउ करने का फॉर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट वो 2 महीने का था, बट ये रिड्यूस कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट कि ये जैसे 1 तारीख को इन्होंने निकाला है तो 1 जनवरी 2020 को निकाला है तो 1 फरवरी 2020 तक ये अप्रूव हो जानी चाहिए दोनों ही हाउस में। तो और ये जो टाइम पीरियड रिड्यूस किया था कि पहले 2 मंथ्स का था, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हुआ था। तो जैसे ही ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि पूरे ही चैप्टर में स्टार्टिंग में हम 38 और 42 देख चुके हैं, अब ये पूरे ही चैप्टर में 44th अमेंडमेंट चलेगा। हाउएवर जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का इश्यू होता है उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे इशू होता है जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है या डिसोल्यूशन इसका चल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ, की जो 1 जनवरी 2020 से लेके 1 फरवरी 2020 के बीच में जो 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि ये इसे अप्रूव करेंगे, उस टाइम में ही या लोकसभा डिसॉल्व के प्रोसेस में चल रही है, ये ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है कि बिना ही इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है इसको अप्रूव करे, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो सर्वाइव करता है 30 दिन के लिए फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, कि जिस दिन भी अब नेक्स्ट लोकसभा सिट करेगी तो उस दिन से 30 दिन तक ये चलता है जिसमें इनको अप्रूव करना होता है। और इन द मीन टाइम कि जब जो राज्यसभा है जो हमारा परमानेंट हाउस है वो उसके द्वारा ये अप्रूव हो जानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों ही हाउस के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है तो जो इमरजेंसी है 6 मंथ के लिए चलेगी, कि जैसे आपको बताया कि 1 जनवरी 2020 में अगर ये है और इसको अप्रूव कर दिया गया तो ये जून तक हमारी इमरजेंसी चलेगी। और ये एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनिट पीरियड कि जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है हर 6 महीने बाद। ये प्रोविज़न भी कि पीरियडिकली जो पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, ये अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड हुआ। एंड इसके पहले कि जो इमरजेंसी है जब एक बार पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव कर दी जाती थी तो ये कंटिन्यू रहती थी एज लॉन्ग जो एग्जीक्यूटिव है जो कैबिनेट है उसकी इच्छा होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो 6 महीने में पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट से कर दिया है कि इसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा। हाउएवर इफ द डिसोल्यूशन ऑफ अगेन जो अगर लोकसभा इस पीरियड में कि इस 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया तो अप्रूव करनी है तो उसमें ये दोबारा डिसोल्व हो जाती है विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कॉन्टिन्यूस ऑफ द इमरजेंसी। तो जो प्रोक्लेमेशन है वो दोबारा आप केवल फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वही ध्यान रखें कि 30 दिन तक चलेगा ये, और फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द लोकसभा जब वो बनती है। और इन द मेन टाइम जो राज्यसभा है वो उसको अप्रूव कर देगी, जैसे कि हमने फर्स्ट कि कैसे डिक्लेयर होती है वो प्रोसेस देखा था, तो ये ऐसे ही यहाँ पे यूज़ होगा। और जो भी रेजोल्यूशन अप्रूव करता है इमरजेंसी को या उसकी कंटिन्यूंस की वो आगे जो रहे वो दोनों ही हाउस से पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से। और वो स्पेशल मेजोरिटी कौन सी लगती है, तो मेजोरिटी लगती है टोटल मेंबरशिप की जो बोली जाती है एब्सोल्यूट भी प्लस मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, याद रखेंगे प्रेजेंट और वोटिंग लगती है। तो इसमें आपको जैसे याद किया गया था कि एब्सोल्यूट प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें है टोटल मेंबरशिप की 50% मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड जो इधर है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये आप ये डिफरेंस याद रखेंगे कि ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का नोट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में लगता है एज पर आर्टिकल 61। और ये जो स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रीवियसली जो रेजोल्यूशन था वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से ही पास हो जाया करता था। अब रिवोक से देखते हैं कि कैसे हटाई जाती है ये, कि जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का वो रिवोक किया जाता है प्रेसिडेंट साहब द्वारा किसी भी टाइम पे बाय सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, और इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि अगर इसमें 2 प्रोविज़न है कि जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का मे बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, कि प्रेसिडेंट साहब भी इसे किसी टाइम पे भी रिवोक कर सकते हैं। फर्दर जो प्रेसिडेंट साहब है वो प्रोक्लेमेशन जब भी कर सकते हैं जब एक लोकसभा पास कर दे एक रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूस, कि 2 के तरीके से इसको रिवोक किया जा सकता है। कि फर्स्ट में कि प्रेसिडेंट साहब कर दें, दूसरे केस में कि अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि इस इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर दिया इसका कंटिन्यूएशन, तो जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इसको रिवोक कर देते हैं। अगेन ये जो सेफगार्ड है इंट्रोड्यूस किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि केवल फर्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे 38 अमेंडमेंट, और जो 42 सेकेंड अमेंडमेंट है जो लिमिट करता है ऐसे एक पार्ट पे, लेकिन फिर पूरे ही चैप्टर में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही डिस्कस करेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस अमेंडमेंट से पहले जो प्रोक्लेमेशन था वो केवल प्रेसिडेंट साहब द्वारा ही कर दिया जाता था और लोकसभा का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है कि जहाँ भी 110 टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लोकसभा के
वो रिटर्न नोटिस दे दें स्पीकर को या प्रेसिडेंट को दे दें इफ़ द हाउस इज़ नॉट इन सेशन। तो एक स्पेशल सीटिंग बिठाई जाती है हाउस की 14 दिन के अंदर, किस पर्पज़ के लिए कि जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूविंग करने के लिए ऑफ द प्रोक्लेमेशन, और जो रेजोल्यूशन है ऑफ डिसअप्रूवल वो डिफरेंट है फ्रॉम अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ अ प्रोक्लेमेशन इन फॉलोइंग टू रेस्पेक्ट। कि जो रेजोल्यूशन डिसअप्रूवल का है कि जो रिवोक करता है वो अलग है कि जो इसको अप्रूव करता है, किन सेंस में वो देखते हैं कि डिफरेंस क्या है कि हमने ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन में पढ़ा है और अब जो प्रोक्लेमेशन जो रिवोक में पढ़ रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फर्स्ट है जो is to be passed by the Lok Sabha only, while the second one needs to be passed by both the houses. So first one कौन सा है? फर्स्ट वन है इसका डिसअप्रूवल का कि जो इमरजेंसी है उसको डिसअप्रूव करना है, इसको बंद करने के लिए जो भी पास हो गई केवल लोकसभा से होता है, लेकिन जो अगर इसे अप्रूव करना है इसका प्रोक्लेमेशन जो कंटिन्यूएशन करना है वो दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से होता है। और ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करते हैं वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगती है कि टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेसिडेंट एंड वोटिंग। सेकेंड है कि जो डिसअप्रूवल का जो प्रोविजन है रेजोल्यूशन है नीड टू बी अडोप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोकसभा जो भी रेजोल्यूशन ये अडोप्ट करती है सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, लेकिन जो प्रोक्लेमेशन कंटिन्यूएशन का है वो अडोप्ट किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। ऑलरेडी ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही जो मेजोरिटी लगती है स्पेशल मेजोरिटी कि टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इफेक्ट देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी का क्या होता है। तो इसका इफेक्ट 3 चीज़ों पे पड़ता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, लाइफ लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की, और जो फंडामेंटल राइट्स पे। अब इस धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप देखते हैं जो स्टेप इफेक्ट पड़ता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो जो नॉर्मल भी जो प्रोविज़न है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के उसमें बेसिक चेंज होता है। तो ये हम 3 हेडिंग में पढ़ेंगे इसमें भी, पहले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल कि जो कानून को एग्जीक्यूट करते हैं बनाने वाले, और फाइनेंशियल रिगार्डिंग क्या चेंजेस होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है सेंटर की वो एक्सटेंड होती है कि वो स्टेट को कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है किसी भी मैटर में इन विच जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सरसाइज की जा रही थी। और इन नॉर्मल टाइम जो सेंटर है वो डायरेक्शन देता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को केवल स्पेसिफाइड मैटर में। और ऑलरेडी हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ चुके हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें हमने लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस लाइन पे होती है, वो उसी लाइन्स पे होती है जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। हाउएवर ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी जो सेंटर है वो एंटाइटल हो जाती है कि वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को किसी भी मैटर पे, जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। थर्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल पूरे ही कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के, लेकिन वो सस्पेंड नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेजिस्लेटिव देखते हैं क्या फर्क पड़ता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर हो जाती है कि कोई भी कानून बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया। ऑलरेडी जो 5 सर्कमस्टेंसेज हैं सेंट्रल स्टेट में हम मेंशन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि किन मैटर्स में जो पार्लियामेंट वो एम्पावर हो जाती है टू मेड लॉ ऑन द मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर है। ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव पावर है कि कानून बनाने की पावर स्टेट असेंबली की वो सस्पेंड नहीं हुई है, वो रद्द नहीं हुई है, ये केवल एक ओवरराइडिंग पावर बन गई है पार्लियामेंट की कि जो प्राथमिकता है वो पार्लियामेंट के पास आ गई है। थर्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कानून बनाने की पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में वो सस्पेंड हुआ है। 2 लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो सस्पेंड नहीं हुए। इन ब्रीफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब यूनिटरी बन गया रादर देन फेडरल। अब जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं 6 मंथ के बाद कि जब इमरजेंसी खत्म होती है कि इमरजेंसी सपोज 1 जनवरी 2020 में एंड हुई है तो उसके 6 मंथ बाद कि 1 जून 2020 को ये जो लॉ है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था स्टेट लेजिस्लेचर ये खत्म हो जाता है। नोटेबली जो प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का इज इन ऑपरेशन कि जब भी ये जो प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन में होता है तो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस स्टेट सब्जेक्ट पे भी इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑलरेडी जो आपके प्रेसिडेंट की पावर्स होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डिनेंसेस भी। फर्दर जो पार्लियामेंट है वो कंफर्म करती है पावर और इम्पोज करती है ड्यूटी सेंटर के ऊपर और उसके ऑफिसर्स के ऊपर और अथॉरिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर जो आउटसाइड है यूनियन लिस्ट में भी कि जो भी लॉ क्रिएट करने के लिए कि आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि पार्लियामेंट ऑल पावर हो चुकी है कि पावरफुल है, वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है अंडर द एक्सटेंडेड जुरिडिक्शन एज रिजल्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का ये प्रोवाइड करता है 2 कॉन्सिक्वेंसेज जो मेंशन है अबव
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वो एक्सटेंड होते हैं ओनली टू अ स्टेट जहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है, केवल वहीं नहीं एक्सटेंड होते, वो किसी भी पार्ट में एक्सटेंड हो सकते हैं। कि ऑलरेडी हम ये फर्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं कि लिमिट कर सकता है ये जो 42nd अमेंडमेंट है, इसने लिमिट कर दिया था कि किसी भी एक पार्ट पे भी लग सकती है या पूरी कंट्री में भी। अब देखते हैं फाइनेंशियल में क्या फ़र्क पड़ता है कि जब भी प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो जो प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन रिवेन्यूज का बिटवीन द सेंटर और स्टेट। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो आइदर रिड्यूस कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस सेंटर से स्टेट को, कि जो भी फाइनेंस दिए जाते हैं उनको रिड्यूस भी किए जा सकते हैं कि कम कर दिया, कि अगर 10 रुपये देने थे तो 5 कर दिए, और दूसरा कि 10 भी नहीं दिए उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। और ये सच जो मॉडिफिकेशन है ये कंटिन्यू कब तक रहता है, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है इमरजेंसी जिसमें ख़त्म होती है जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये चलता है। तो ये छोटी छोटी बात आप क्लियर करके रखेंगे। ऑल्सो जो ऐसा सच ऑर्डर होते हैं प्रेसिडेंट के, वो दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। अब जो लाइफ है इफेक्ट राज्यसभा और लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है तो जो लोकसभा की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है नॉर्मल टाइम से, लेकिन किसके थ्रू, पार्लियामेंट के कानून के थ्रू ही एक्सटेंड होती है। कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए, 1 साल से लेके फॉर एनी नंबर ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम। हाउएवर जो एक्सटेंशन है ये कंटिन्यू नहीं होता बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, कि जैसे कि इमरजेंसी खत्म होती है उससे 6 महीने तक ये मैक्सिमम चलता है। जो ये भी एक्सटेंशन है लोकसभा के पीरियड का, उससे ज़्यादा नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल जो टर्म था 5th लोकसभा का, वो एक्सटेंड होता है 2 बार बाय 1 ईयर एट अ टाइम। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, कि जैसे आपको बराबर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 जनवरी 2020 में अगर इमरजेंसी खत्म हुई है, तो जो ये लोकसभा का पीरियड है ये मैक्सिमम जून तक 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा, कि 6 महीने के लिए मतलब चलेगा। अगर एक बार इसको बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। सिमिलरली जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है नॉर्मल टेन्योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 1 साल के लिए भी, वही सेम प्रोविजन है, यानी नंबर ऑफ टाइम सब्जेक्ट की वो मैक्सिमम 6 महीने तक चलेगा, जब तक इमरजेंसी कि जैसे इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक ये चलता है। अब फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अब आर्टिकल 358 और 359 डिस्क्राइब करता है नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे। आर्टिकल 358 डील करता है सस्पेंशन फंडामेंटल राइट का, जो आर्टिकल 19 के द्वारा हमें गारंटी किए गए हैं ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में, आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। तो ये ट्रिक से भी बताया था आपको, शाम रे पी, तो ये 6 ग्राउंड है, 6 फ्रीडम है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कितने टाइप की, तो 6 हैं, तो ट्रिक से आप याद रखेंगे। और जो एम और आर इनकी रिस्ट्रिक्शन अलग है, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल, आप आपके टिप होनी चाहिए। और ये आर्टिकल 359 डील करता है दूसरे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। अब आगे डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन नहीं, इनका एनफोर्समेंट ये सस्पेंड करता है, एक्सेप्ट जो गारंटी किए गए 20 या 21। तो इससे मतलब ये है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो 20 या 21 है इन्हें छोड़ दिया गया, ये अभी अवेलेबल है और इनके अगेंस्ट में जो कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके टेस्ट में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि जो सस्पेंशन फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 19। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जैसे 358 देख रहे हैं, फिर 359 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जब भी प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है, कोई भी सेपरेट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जब भी प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन में होता है तो स्टेट फ्री हो सकती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन से जो आर्टिकल 19 द्वारा इम्पोज की जाती है, वो फ्री हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें, जो स्टेट है वो कानून बना सकती है और ले सकती है कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो फंडामेंटल राइट, ये 6 फंडामेंटल राइट लेता है लोगों के, जो 19 से डिस्कस किए गए थे, जो शाम पी से आपसे डिस्कस किए थे। और एनी सच लो और एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है ऐसे, वो चैलेंज भी नहीं किए जा सकते कोर्ट के अंदर, किस ग्राउंड पे कि इनकंसिस्टेंट है, कि ये फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजन है उनसे सहमति नहीं देते, इन पे भी इनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और जस्ट नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है ऑपरेट करना, तो जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव कर जाता है और फोर्स में आ जाता है। अब देखेंगे इसके जो दौरान कानून बनाया गया था उसका क्या हुआ, और कोई भी लॉ जो इस इमरजेंसी में बनाया गया टू द उस एक्सटेंट कि वो अब 19 तक की जो भी प्रोविजन है उन्हें सहमत नहीं कर रहा था, तो वो भी खत्म हो जाएगा उसी इफेक्ट के साथ। हाउएवर कोई भी रेमेडी लाई नहीं करती फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवन आफ्टर द इमरजेंसी एक्सपायर, कि जो ड्यूरिंग इमरजेंसी किया गया, कि जैसे ये कानून बनाए गए उसके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है, कि कोई भी आप कहीं कोर्ट में जाके अप्लाई नहीं कर सकते कि मेरे साथ इमरजेंसी में उस टाइम पे ऐसा हुआ था।
इसका मतलब ये है जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी वो चैलेंज नहीं किए जा सकते, इवन जो इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके बाद भी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, वो जो आर्टिकल 358 का स्कोप्स दो वे में रिस्ट्रिक्ट करता है। पहला कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड होंगे ओनली किस केसेस में, जब जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी आपको बताया गई थी फर्स्ट पेज पे ही कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे जब डिक्लेयर होती है तभी ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं सस्पेंड होते हैं, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन कि इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड पे नहीं। सेकेंडली वो ही लॉ जो इमरजेंसी से रिगार्डिंग रिलेटेड है वही प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम बीइंग चैलेंज, नॉट अदर लॉ। और ये ऑल्सो जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए गए इस लॉ के तहत कि कोई कानून बनाया गया उसको अप्लाई करेंगे तो अप्लीकेशन इज एग्जीक्यूशन, तो वो भी प्रोटेक्टेड है इसके दौरान। नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स कि जो आर्टिकल 359 है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट साहब को कि वो सस्पेंड करते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट, कि जैसे आपको ऊपर बताया गया था कि इन्होंने बस सिंपल ये दे दिया था ऊपर ये सस्पेंड करते हैं अदर आर्टिकल को भी एक्सेप्ट 2021, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट का उससे सस्पेंड करते हैं कि आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर नॉट सस्पेंडेड, कि ये एज सच सस्पेंड नहीं होते, लेकिन इनका जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड होता है। एंड द सेड राइट्स आर थियोरेटिकली अलाइव बट द राइट्स टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड, वही कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते। जो सस्पेंशन है एनफोर्समेंट का वो रिलेट करता है केवल उन्हीं फंडामेंटल राइट्स से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखे गए हैं, कि एनफोर्समेंट भी उन्हीं का सस्पेंड होता है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखे गए हैं। फर्दर जो सस्पेंशन है कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी, कि जो जिस टाइम जितने टाइम के लिए जो इमरजेंसी लगी हुई है ये उतने टाइम के लिए भी हो सकता है या शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है। जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो एक्सटेंड भी कर सकता है टू द होल कंट्री या किसी पार्ट के लिए भी, और ये दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है जिसको इससे अप्रूवल के लिए। और जो प्रेसिडेंट ऑर्डर फोर्स में होता है वाइल अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन फोर्स, जो स्टेट है वो बना सकती है कानून भी और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है जो भी ये फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो या ले रहे हैं, जैसे ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था आर्टिकल 358 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। और कोई भी ऐसा लोअर एग्जीक्यूटिव एक्शन कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, कि फंडामेंटल राइट्स के जो भी प्रोविजन है उनसे सहमति नहीं दे रहा अगर। और कोई भी जब ऑर्डर जब ये खत्म होता है ऑपरेट करना तो जो भी लॉ इसके तहत बनाए गए थे जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से वो भी खत्म हो जाते हैं, ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया। बट कोई भी रेमेडी लाई नहीं करती कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी आप कोर्ट में इनके लिए नहीं जा सकते, कि ड्यूरिंग इमरजेंसी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ये हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी ड्यूरिंग द इमरजेंसी और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर लिए गए थे वो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट के अंदर, इवन जब वो ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है उसके बाद भी। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का वो रिस्ट्रिक्ट करता है स्कोप आर्टिकल 359 को दो तरीके से, कि पहला कि जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड नहीं कर सकते राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 20 और 21 में जैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया। और इस रिस्पेक्ट में जो कोर्ट है वो रिट भी इशू कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। दूसरे शब्दों में कि जो राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो आर्टिकल 20 है ऑलरेडी हम लक्ष्मीकांत की जो फंडामेंटल राइट में डिस्कस कर चुके हैं। और जो आर्टिकल 21 है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी वो रिमेन एनफोर्सेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इनके लिए जो पर्सन है वो कोर्ट में जा सकता है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए जो कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। सेकेंडली वही लॉ प्रोटेक्टेड है बीइंग चैलेंज कि कोर्ट में जाने से, कि इन ड्यूरिंग इमरजेंसी जो इमरजेंसी से रिगार्डिंग है वही लॉ भी प्लस वही एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो उस लॉ के तहत लिए गए, कि कुछ कानून बनाए आपने और उनको एग्जीक्यूट करना है उनको अप्लाई करना है तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी वही प्रोटेक्टेड है। अब इनके बीच में डिस्टिंक्शन डिफरेंस देख लेते हैं 358 और 359 के बीच में। फर्स्ट है कि जो 358 का आर्टिकल है वो केवल फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में दिए गए उन तक ही सीमित है, वेयर जो 359 एक्सटेंड करता है सभी फंडामेंटल राइट जिनका सस्पेंशन जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड होता है किस ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और आर्टिकल 359 और 358 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जो कर देता है फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 19 के अंदर जो दिए गए जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। लेकिन दूसरे ही तरफ 359 ऑटोमेटिकली जो सस्पेंड नहीं करता फंडामेंटल राइट को भी, ये केवल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि उसका जो एनफोर्समेंट है टू द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट उनका जो सस्पेंशन है वो कर दे, और वो भी कौन से कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखे होते हैं। थर्ड पॉइंट है जो आर्टिकल 358 है वो ऑपरेट होता है
ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि दो ग्राउंड है एक्सटर्नल इमरजेंसी के, क्यों है, रीजन भी दोनों है कीवर्ड का मतलब कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। और जो दूसरा है इंटरनल इमरजेंसी कि जो ग्राउंड ऑफ आर्म रेबिलियन, इसके केस में जो आर्टिकल 358 है वो ऑपरेट नहीं करता। आर्टिकल 359 ऑन द अदर हैंड दोनों ही केसेस में ऑपरेट करता है, चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी लग रही हो चाहे इंटरनल, कि चाहे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रेबिलियन हो, ये सब केसेस में लगता है 359। आर्टिकल 358 सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए हैं सब पूरे ड्यूरेशन के लिए जो इमरजेंसी का है, लेकिन 359 सस्पेंड कर सकता है एनफोर्समेंट जो भी पूरे टाइम के लिए भी, या जो स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर कि कम टाइम के लिए भी। और जो आर्टिकल 358 है वो पूरी कंट्री में एक्सटेंड करता है, लेकिन 359 ये एक किसी पर्टिकुलर पार्ट पे भी एक्सटेंड कर सकता है या पूरी कंट्री में भी। 358 सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 को कंप्लीटली, लेकिन 359 एम्पावर नहीं करता सस्पेंशन एनफोर्समेंट का, दो आर्टिकल को छोड़ के 20 और 21 को नहीं करता, मतलब ये सस्पेंशन। और आर्टिकल 358 एनेबल करता है स्टेट को कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, कि उससे सहमत नहीं है, लेकिन अंडर जो भी आर्टिकल 19 के हैं। लेकिन जो 359 है अनेबल करता है स्टेट को कि वो कोई भी कानून बना सकती हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती हैं जो भी इनकंसिस्टेंट है उन फंडामेंटल राइट से, जिनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड किसके थ्रू किया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। तो ये आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, आपको इतना क्लियर कर दिया। एंड दिस इज ऑल्सो अ सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में, कि जैसे डिफरेंस पढ़ रहे हैं ऐसे सिमिलरिटी भी है कि जो दोनों ही है वो इम्यून है, कि उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता उन लॉ के तहत जो रिलेटेड है इमरजेंसी से, और उन एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए कि जो भी इस लॉ के लिए लिए गए, कि कुछ कानून बनाए उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कि एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। अब देख रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन अब तक ली गई है कि 3 टाइम्स पे हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। तो फर्स्ट हुई थी 1962, 1971, 1975। तो फर्स्ट टाइम जो नेशनल इमरजेंसी लगी गई थी वो अक्टूबर 1962 में थी, ऑन अकाउंट ऑफ चाइनीज एग्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अरुणाचल प्रदेश है। और ये फोर्स में रही थी टिल 1968, जब लोगों ने फोर्स किया था कि अफ्रेश जो प्रोक्लेमेशन था वो की जरूरत नहीं थी एट द टाइम ऑफ द वॉर, जो पाकिस्तान में हुआ था 1965 के अंदर। सेकेंड प्रोक्लेमेशन 1971 में हुआ था बाय वे को अटैक जो पाकिस्तान ने किया था। इवन दिस इमरजेंसी ऑपरेशन में रही थी। और जो थर्ड प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का वो जून 1975 के अंदर हुआ था। और दोनों जो सेकेंड और थर्ड प्रोक्लेमेशन है वो रिवोक कर दी गई थी, कि एंड कर दी गई थी मार्च 1977 के अंदर। जो फर्स्ट 2 प्रोक्लेमेशन है ये एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे, और जो तीसरी है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। और जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 के अंदर वो एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थी, वाइड उसका क्रिटिसिज्म मिसयूज हुआ था। और जो इलेक्शन हेल्ड हुए थे लोकसभा के 1977 के अंदर, इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो हार गई थी और जनता पार्टी पावर में आती है। और इस गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया शाह कमीशन, जिससे कि इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे वो सर्कमस्टेंसेस जिसके बेसिस पे ये जो डिक्लेयर की गई थी इमरजेंसी 1975 की, और जो कमीशन है ये कोई जस्टिफाइज नहीं कर पाई कि जो भी डिक्लेरेशन होता है इमरजेंसी का। हैंस जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है उसने इंट्रोड्यूस किया था सेफगार्ड कि मिसयूज करने का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट होगा। तो गाइस हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल, ये इसकी सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो 3 पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो लाल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।